आज पढ़ते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य प्रशासन की जानकारी कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के अर्थशास्त्र एवं यवन राजदूत मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। मौर्यों ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। नंबर 1, आकार अध्यक्ष, खान एवं धातु क्रम का प्रमुख अधिकारी। नंबर 2, अक्षपाटला अध्यक्ष, लेखा नियंत्रक। आयुधगारा अध्यक्ष, आयुध विभाग का अध्यक्ष। गढ़ का अध्यक्ष, मनोरंजन कार्यकर्ताओं का नियंत्रण एवं वेश्यालयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। नंबर 5, कुप्या अध्यक्ष, वन उत्पादों का अध्यक्ष। नंबर 6, लक्षण अध्यक्ष, टकसाल का प्रमुख अधिकारी। नंबर 7, लवणाध्यक्ष, नमक अधीक्षक। नंबर 8, मुद्रा अध्यक्ष, परपत्र अधिकारी। नागा वन अध्यक्ष, हाथी वनपाल। नंबर 10, जहाज वाहन नियंत्रक। नंबर 11, कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष। नंबर 12, धातु अध्यक्ष, धूत क्रीड़ा का अध्यक्ष। नंबर 13, बंधनागाराध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष। नंबर 14, अश्वाध्यक्ष, अश्वारोही सेना का सेना अध्यक्ष। नंबर 15, देवता अध्यक्ष, मंदिरों का अध्यक्ष। नंबर 16, गौ अध्यक्ष, राजसी मवेशियों का अध्यक्ष। नंबर 17, मनाध्यक्ष, सर्वेक्षक एवं समयपालक। नंबर 18, पांड्याध्यक्ष, राज व्यापार नियंत्रक। नंबर 19, पौतवा अध्यक्ष, मापतोल का नियंत्रण। नंबर 20, पत्याध्यक्ष, पैदल सेना अध्यक्ष। नंबर 21, पतनाध्यक्ष, राजबंदरगाह नियंत्रक। नंबर 22, संस्था अध्यक्ष, निजी व्यापार नियंत्रक। नंबर 23, शीताध्यक्ष, राजसी भूमि का अध्यक्ष। नंबर 24, सूनाध्यक्ष, पशुओं का रक्षक एवं बूचड़ खाना नियंत्रक। नंबर 25, सुराध्यक्ष, मुद्रा का नियंत्रक। नंबर 26, सूत्राध्यक्ष, वस्त्र आयुक्त। नंबर 27, विविधता अध्यक्ष, चारगाह नियंत्रक। नंबर 28, सुवर्ण अध्यक्ष, कीमती धातु एवं आभूषण अध्यक्ष। नंबर 29, शुल्काध्यक्ष, सीमा शुल्क एवं चुंगी नियंत्रक। नंबर 30, कोषागार अध्यक्ष, गोदाम का अध्यक्ष। नंबर 31, लोहाध्यक्ष, धातुओं का अध्यक्ष। नंबर 32, रथाध्यक्ष, रथ सेना का अध्यक्ष। अशोक ने इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का प्रतापृत निरंकुश राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया। प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था। कौटिल्य का सप्ततांग सिद्धांत, इसके अनुसार राज्य के निम्न 7 अंग होते हैं। नंबर 1, सम्राट यानी राजा। नंबर 2, अमात्य यानी मंत्री। नंबर 3, जनपद, क्षेत्र तथा जनसंख्या। नंबर 4, दुर्ग या किला। नंबर 5, कोष। नंबर 6, बल, सेना तथा नंबर 7, मित्र। नंबर 1, राजा इन सभी 7 तत्वों की आत्मा है। राजा सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत है एवं उसका केंद्र बिंदु प्रशासन, विधि एवं न्याय
का प्रमुख स्रोत सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, परंतु वह निरंकुश नहीं होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। मौर्य राजाओं ने इन बातों को मानते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। अशोक ने अपने 5वें बृहत शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। कौटिल्य के अनुसार एक आदर्शवादी शासक वो है जो कि अपने देश का निवासी हो, शास्त्रों की शिक्षाओं का अनुगमन करता हो, निरोग हो, वीर हो, दृढ़ विश्वास पात्र, सच्चा और अभिजात कुल का हो। नंबर 2, मंत्रिमंडल सम्राट अपने शासन कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। राज्य के सभी पदाधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार अमात्य का स्थान सम्राट के बाद द्वितीय था। मौर्य प्रशासन पूर्णतः एक नौकरशाही प्रशासन तंत्र था। कौटिल्य ने मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताया। उसके अनुसार जिस प्रकार रथ सिर्फ एक पहिए पर नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना मंत्रिमंडल के राजा द्वारा अकेले शासन नहीं चल सकता। मंत्रिमंडल एक बड़ी संस्था थी। इसके मुख्य सदस्य पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज इत्यादि होते थे। इसका वार्षिक वेतन 48,000 पग था। नंबर 3, केंद्रीय अधिकारी तंत्र। अर्थशास्त्र के अनुसार शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रशासनिक विभाग बनाए गए थे। इनको तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष, इन 18 अध्यक्षों में सूना अध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष, सूराध्यक्ष, शराब एवं मंदरा का अध्यक्ष, लबड़ अध्यक्ष, नमक विभाग का अध्यक्ष, देवता अध्यक्ष, धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, पड़याध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, आकार अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वन संपदा का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, माप तोल का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, बाजार का अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, शुल्क विभाग का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष, चारगांवों का अध्यक्ष, तीर्थों में मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्म अधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय में कुछ काल तक ये दोनों पद कौटिल्य के पास थे। केंद्रीय प्रशासन तंत्र एक सचिवालय द्वारा संचालित होता था। यह सचिवालय विभिन्न विभागों में विभाजित था। प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख अध्यक्ष या अधीक्षक होता था। अध्यक्षों का अमात्य वर्ग में से ही नियुक्त किया जा सकता था। कौटिल्य ने 32 विभाग एवं उनके अध्यक्षों का कार्य वर्णन किया है। मौर्य उत्तरकालीन गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में संपूर्ण प्रशासन एवं अधिकारियों पर नजर रखने के लिए एक गुप्तचर विभाग स्थापित किया गया था। इसका संचालन गूढ़ पुरुष जासूस करते थे जो मातपर्स के नियंत्रण में होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। प्रथम संस्था जो एक ही स्थान पर रहते थे तथा द्वितीय संचरा जो भ्रमण करने वाले थे। इसमें सन्यासी, विद्यार्थी, गृहस्थ एवं विश्व कन्याओं की नियुक्ति की जाती थी। इस विभाग में वे ही नियुक्त होते थे जो उपदा परीक्षण में उत्तीर्ण होते थे। गुप्तचरों के अतिरिक्त शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस होती थी जिन्हें रक्षण कहा जाता था। विदेशों में
नियुक्त राजदूत खुले गुप्तचर होते थे। सैनिक संगठन यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा उनके अनुशासन एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति होता था। मैगस्टीज के अनुसार सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्यों वाली एक समिति का वर्णन किया है, जो 5-5 सदस्यों के 6 उप समितियों में से विभाजित थी। प्रथम नौसेना अध्यक्ष, दूसरा युद्ध सामग्री सेना रसद निरीक्षक, तीसरा अब अश्वारोही निरीक्षक, चौथा पैदल सैनिक, पांचवा रथ तथा छठा हाथी सेना। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला पदाधिकारी नायक कहलाता था। कौटिल्य ने कई प्रकार के सैनिकों का उल्लेख किया है। भाड़े के सैनिक, वंशानुगत सैनिकों, मित्रों द्वारा दिए गए सैनिक। सेनापति को 48,000 पग वार्षिक वेतन मिलता था। न्याय व्यवस्था, कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। धर्मस्थलीय दीवान न्यायालय को कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय को दंड विधान कठोर था। कैद, कोड़ा मारना, अंग भंग, मृत्यु दंड, अर्थदंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों को क्षति पहुंचाने वाले अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में था, जिसका मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारिण कहलाता था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। उसको ऊपर संग्रहण, द्रोण, मुख्य, स्थानीय एवं जनपद नामक न्यायालय होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार जो अमात्य धर्माधुशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभनों से शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। कौटिल्य की विधि के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। ये हैं धर्म, व्यवहार, रीति रिवाज एवं पूर्व के उदाहरण तथा राजकीय घोषणाएं। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य संभवतः 5 प्रांतों में विभाजित था, जो इस प्रकार थे। प्रांत एवं राजधानियां। नंबर 1 उत्तरी प्रांत, उत्तरपथ यानी राजधानी तक्षशिला थी इसलिए। नंबर 2 पश्चिमी प्रांत, अवंतिपथ, राजधानी उज्जैनी। नंबर 3 पूर्वी प्रांत, प्राच्यपथ, तौसाली यानी कलिंग, राजधानी इसकी कलिंग। नंबर 4 दक्षिणी प्रांत, इसकी राजधानी सुवर्णागिरी। नंबर 5 केंद्रीय पंथ, मगध, पाटलिपुत्र संपूर्ण साम्राज्य की राजधानी। तक्षशिला एवं उज्जैनी जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का नियंत्रण सीधा राजकुमार के अधीन होता था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र काठियावाड़ का राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य था। उसने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के समय में यहाँ का प्रांतपति यौवन-जाति तुस्सा था, जिसने सुदर्शन झील के पानी के निकास के लिए नहरें बनवाई थी। दिव्यावादन के अनुसार कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। जिला प्रशासन प्रांतों को जनपदों में विभाजित किया गया था, जिसे जिला या स्थानीय कहते थे। इसका प्रशासक स्थानिक होता था। एक स्थानीय में लगभग 800 ग्राम होते थे, 800 यानी गांव। प्रत्येक जनपद में 3 मुख्य अधिकारियों का समूह होता था, पारदर्शक, राजुक और युक्त। प्रमुख अधिकारी और कार्य, प्रादेशिक निरीक्षक। नंबर 2 राजुक, भू सर्वेक्षण एवं राज्य निर्धारण। नंबर 3 युक्त, लेखा व्यवस्था। प्रादेशिक प्रत्येक 5वें वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए दौरा करता था। राज्य भूमि का सर्वेक्षण एवं भूमि राजस्व का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता था।
नामक अधिकारी सचिवालय कार्य का लेखा व्यवस्था संबंधी कार्य करता था। ग्राम स्तर तथा जनपद स्तर के बीच में प्रशासन का एक माध्यमिक स्तर भी था। ये 5 या 10 गांवों के एक समूह की एक इकाई होता था, जिसके अधिकारी गोप और स्थानिक होते थे। गोप लेखाकार का काम करता था, जबकि स्थानिक द्वारा कर वसूली की जाती थी। गोप जनगणना पदाधिकारी भी होता था। नगर प्रशासन कौटिल्य के अनुसार नगर प्रशासन अथवा नगर अध्यक्ष होता था, जो नगर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। गोप एवं स्थानिक उसकी सहायता करते थे। मैगस्थनीज नगर शासन व्यवस्था चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक समिति का उल्लेख करता है। यह नगर समिति 6 उप समितियों में विभाजित थी, जिसमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। नंबर 1 प्रथम समिति औद्योगिक कला, नंबर 2 दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल, नंबर 3 तृतीय समिति जन्म एवं मृत्युओं का पंजीकरण, नंबर 4 चौथी समिति व्यापार का निगमन, नंबर 5 पांचवी समिति क्रय विक्रय निर्धारण, नंबर 6 छठी समिति बेची गई वस्तुओं पर कर वसूली। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था भूमि अर्थव्यवस्था मैगजीन के अनुसार भारतीय कृषि समृद्ध थी और भारत खनिज संस्थानों में संपन्न था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। नवीन या वीरान क्षेत्रों में जनसंख्या को खेती के उद्देश्य से बसाकर कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था। भूमि कर कृषि भूमि पर उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक होता था। बगीचों से प्राप्त होने वाला आय सेतु कहलाती थी। राजस्व वसूली का मुख्य अधिकारी समाहर्ता और राजकोष का प्रधान अधिकारी सन्निधाता कहलाता था। भूमि कर भाग कहलाता था और बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। सिंचाई की सुविधाओं से युक्त भूमि पर उपज के 5वें भाग से 3रा भाग तक अतिरिक्त भूमि कर लिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार आपातकालीन कर निर्णय भी लिया जाता था। अशोक के रूमनदेई अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी ग्राम बुद्ध का जन्म स्थल से उत्पादन का सिर्फ 8वां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य कर से मुक्त वर्ग थे। ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे, अपांग, शस्त्र निर्माता एवं राज कर्मचारी। वाणिज्यिक एवं व्यापार मौर्य काल में आंतरिक एवं वाणिज्यिक एवं व्यापार उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार उत्तर की वस्तुएं जैसे कंबल, चमड़ा आदि का दक्षिण की वस्तुएं जैसे कीमती पत्थर, मोती, हीरा, सोना आदि से विनिमय होता था। बरहा व्यापार बर्मा, यूनान आदि देशों से बरहा व्यापार होता था। निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, हल्दी, मोती, सूती वस्त्र, हाथी दांत की चीजें, चमड़ा, कंबल आदि। उस समय व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। खदानों, जहाज निर्माण, शस्त्र निर्माण, मुद्रा निर्माण आदि पर राज्य का अधिकार होता था। धातु क्रम और वस्तु निर्माण में इस काल में वृद्धि हुई। मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र, बंग आदि वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों का प्रचलन था। काष्ठ क्रम एवं पत्थर की कटाई के प्रमाण क्रमशः पाटलिपुत्र एवं चुनार से प्राप्त हुए। वाणिज्य एवं व्यापार में वृद्धि होने से इस काल में शहरों का भी विकास हुआ। पाटलिपुत्र, उज्जैन, राजगृह आदि महत्वपूर्ण शहर थे। भुरुकच्छ, ताम्रलिप्त, सोपारा
आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। वाणिज्य एवं व्यापार के लिए सड़कों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़क निर्माण के लिए अग्रनोमोई नामक अधिकारी का जिक्र मैगस्थनीज ने किया। सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग तक्षशिला से पाटलिपुत्र और फिर तारमलिप्त तक जाता था। ये ग्रैंड ट्रक रोड है। व्यापार कर वस्तु के कुल मूल्य का 5वां भाग होता था। चांदी के हाथ सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में सूदखोरी की प्रथा नहीं थी, परंतु बौद्ध ग्रंथ एवं अर्थशास्त्र इसकी उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।